शूटआउट में शामिल अतीक का बेटा पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता है। असद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक असद सरेंडर की तैयारी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल पर गोली बरसा रहे शूटर्स में अतीक अहमद का बेटा मोहम्मद असद भी शामिल था। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में यही है मोहम्मद असद अहमद। खबर के मुताबिक उमेश पाल पर हमले को अतीक के बेटे असद ने ही लीड किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब उमेश पाल गोली लगने के बाद भी घर की तरफ भागे तो असद ने पीछे से फायरिंग की। असद तेजी से उमेश पाल के पीछे से भागता है और फायरिंग झोंक देता है। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की जाती है। आप देख सकते हैं कि असद के अलावा 2 और शूटर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। सीसीटीवी में दिख रहे इस शख्स को देखिए। ये है अरमान, जो प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला है। साथ ही अरमान के साथ बाइक पर गुड्डू मुस्लिम बैठा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम धूमनगंज के राजरूपपुर का रहने वाला है। पुलिस ने ऐलान किया है कि शूटर्स की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा और पहचान गुप्त रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे अपील करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संरक्षण मांगे जो कि गलत व्यक्ति है तो इसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को दे। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। प्रयागराज में एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद जेल में बंद अतीक अहमद को अपनी जान का खतरा सताने लगा है। अतीक अहमद के वकील ने प्रयागराज में सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और मांग की गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक अहमद की पेशी हो। दरअसल प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ के लिए उसे प्रयागराज लाने की तैयारी कर रही है। इसलिए प्रयागराज पुलिस अतीक के बी वारंट के लिए जिला कोर्ट में अर्जी दे सकती है, लेकिन उससे पहले ही बाहुबली अतीक ने अर्जी देकर कोर्ट से वर्चुअली पुलिस को बयान दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। इतना ही नहीं, बाहुबली माफिया ने अपनी जान को खतरा बताया है। ये भी मांग की गई है कि अतीक अहमद के 2 छोटे बेटों को पुलिस बिना बताए कहीं उठा ले गई है। वहीं अतीक के बाद बरेली की जेल में बंद उसके भाई और पूर्व विधायक अशरफ ने भी कोर्ट में अर्जी दी है। अशरफ ने जेल ट्रांसफर या फिर कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या की आशंका जताई है। अर्जी में कोर्ट से जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। और इस बीच अतीक अहमद की पत्नी और बीएसपी नेता शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। अतीक की पत्नी ने योगी सरकार के एक मंत्री और प्रयागराज पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। शाइस्ता परवीन ने अपनी चिट्ठी में प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश पर विरोधियों से मिलकर पति अतीक अहमद और अतीक के छोटे भाई अशरफ की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। शाइस्ता के मुताबिक प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और एडीजी एसटीएफ को उनका निजी विरोधी बताया। शाइस्ता ने कहा कि दोनों अधिकारी उनके पति देवर अशरफ और बेटे अली और उमर की हत्या की साजिश रच रहे हैं। शाइस्ता ने आशंका जताई है कि पूछताछ के बहाने उनके पति, देवर और बेटों की हत्या की जा सकती है। यही नहीं, शाइस्ता ने चिट्ठी में ये भी आरोप लगाया है कि योगी सरकार के मौजूदा मंत्री के इशारे पर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शाइस्ता ने उमेश पाल की हत्या को विरोधियों की साजिश बताया। शाइस्ता के मुताबिक उन्हें बीएसपी से मेयर का प्रत्याशी बनाए जाने के चलते उमेश पाल की हत्या चुनाव न लड़ सके। शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद, अशरफ के साथ बेटों को निर्दोष बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम की पत्नी को बीती रात यूपी एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। एसटीएफ गुलाम की पत्नी सना बेगम से पूछताछ कर रही है। यही नहीं, एसटीएफ गुलाम के करीबियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। हत्याकांड के सीसीटीवी में जो शूटर दुकान से निकलकर बाहर फायरिंग करता नजर आ रहा है, इसे ही मोहम्मद गुलाम बताया जा रहा है। मोहम्मद गुलाम प्रयागराज के रसूलाबाद का रहने वाला है। गुलाम के भाई राहिल हसन को पुलिस पहले ही हिरासत में ले चुकी है। राहिल हसन बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद से ही उनका पूरा परिवार घर छोड़कर कहीं चला गया है। घर पर ताला लगा हुआ है। मोहम्मद गुलाम का लंबा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी हत्या के आरोप में गुलाम जेल जा चुका है। प्रयागराज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के एक कमरे में रची गई थी।
और पुलिस ने सदाकत खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। 27 साल के सदाकत ने वकालत की पढ़ाई की है और वो अवैध रूप से मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रह रहा था। पुलिस की माने तो सदाकत अली खान अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे अली से संपर्क में था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास के कमरा नंबर 36 में उमेश पाल हत्याकांड में नामजद शूटर मोहम्मद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम के साथ घटना से एक दिन पहले बैठक हुई थी, जिसमें हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। सूत्रों की माने तो सदाकत व्हाट्सएप कॉल के जरिए सबके संपर्क में था। गिरफ्तारी के बाद हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में ताला लगा हुआ है। यही विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये परिसर है, मुस्लिम हॉस्टल है और इसके कमरों की हालत तो जर्जर है, लेकिन यहाँ पर खौफनाक वारदात को जो अंजाम देने की जो पूरी कवायद है यहीं पर रची गई थी। पुलिस सदाकत को मुस्लिम हॉस्टल ले गई थी और कमरे की तलाशी के दौरान उसे कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस की माने तो सदाकत ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इसलिए कमरे की तलाशी के बाद जब पुलिस सदाकत को लेकर लौट रही थी तब उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिरकर घायल हो गया। जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के गिरे। सदाकत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन भी कराया था। पुलिस के मुताबिक सदाकत की शूटर गुलाम से अच्छी दोस्ती थी और मुस्लिम हॉस्टल में ही अतीक के बेटे को भी बुलाया गया था और यहीं यूपी को हिला देने वाले शूट आउट की योजना बनी। और इस बीच सदाकत खान की एक तस्वीर पर बवाल मचा हुआ है। आरोपी सदाकत खान की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ फोटो सामने आई है, जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाता दिख रहा है। सदाकत की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर ये फोटो अब वायरल हो रही है। इस फोटो को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ये समाजवादी पार्टी इन्हीं लोगों के संरक्षण रहे हैं और इसलिए कहीं फोटो आ जाए तो आश्चर्य क्या है। वहीं अखिलेश यादव ने भी सदाकत खान के साथ वायरल फोटो पर सफाई दी। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है। वैसे सदाकत अली खान के समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन के आरोप लग ही रहे थे कि सदाकत का बीजेपी कनेक्शन भी सामने आ गया है। सदाकत की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया के साथ बैठा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर उदय भान करवरिया के साथ सदाकत खान की फोटो वायरल हो गई। उदय भान करवरिया जवाहर पंडित हत्याकांड में जेल में बंद है। उदय भान करवरिया की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी मोहम्मद गुलाम को भी उदय भान का करीबी बताया जाता है। समाजवादी पार्टी के आरोप है कि सदाकत वर्तमान में बीजेपी का सदस्य है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक सदाकत और उदय भान करवरिया की ये फोटो उदय भान की पत्नी और बीजेपी की पूर्व विधायक नीलम के घर की है। प्रयागराज शूटआउट में एक और नया वीडियो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में घटना के वक्त एक महिला मोबाइल फोन से वीडियो बनाती दिखाई दी और पीले रंग का सलवार सूट पहने महिला के साथ एक पुरुष भी था। वीडियो बनाने के बाद दोनों एर्टिगा कार में बैठ गए, लेकिन जिस वक्त फायरिंग हो रही थी उस वक्त महिला और पुरुष एर्टिगा कार में नहीं थे। जब फायरिंग खत्म हो गई, सभी शूटर्स वहां से भाग गए। तब महिला और पुरुष सफेद रंग की कार के पीछे से निकले। शायद शूटआउट के वक्त वो सफेद रंग की कार के पीछे थे। इसके बाद ये महिला अपने मोबाइल फोन से मौका वारदात का वीडियो बनाने लगी। अब सवाल उठता है कि घटना के बाद वीडियो बना रही महिला कौन है? आखिर महिला घटना से बेखौफ क्यों थी? क्या वो घटना का लाइव वीडियो किसी को दिखा रही थी? अब ये महिला और पुरुष हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ के रडार पर है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई खुलासे हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम के अतीक के अलावा कई बड़े माफिया से रिश्ते रहे हैं। उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम भी दिया है और ये देसी बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है। उमेश पाल की कार पर बम बरसा रहा यही शख्स गुड्डू मुस्लिम है।
अतीक अहमद से पहले गुड्डू मुस्लिम, मुख्तार अंसारी, अभय सिंह और बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ काम कर चुका है। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के साथ 1998 के बाद जुड़ा। तब से वो अतीक के हर काले कारनामों का राजदार था। गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज के राजू पाल हत्याकांड में भी अतीक के साथ था। सीबीसीआईडी की चार्जशीट में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था। पूर्वांचल का रहने वाला गुड्डू मुस्लिम अतीक के सबसे बड़े बमबाज के रूप में जाना जाता है। एसटीएफ की टीम ने गुड्डू मुस्लिम के करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस की तरफ से उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने क्रेटा कार के मालिक और अतीक अहमद के करीबी नफीस अहमद को हिरासत में लिया है। नफीस की कार का इस्तेमाल हत्याकांड में हुआ था। हालांकि नफीस ने कुछ महीने पहले ही इस कार को रुखसार नाम की एक महिला को बेच दिया था। बिना नंबर की क्रेटा कार के इंजन और चेसिस नंबर से पुलिस ने कार के मालिक का पता लगा लिया। हत्याकांड के बाद नफीस और रुखसार के फरार होने की वजह से जांच एजेंसियों को इन पर शक और गहरा गया। नफीस का प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईट ऑन के नाम से बिरयानी रेस्टोरेंट भी है। एसटीएफ की टीम ने नफीस के घर और रेस्टोरेंट पर छापेमारी भी की। बिरयानी रेस्टोरेंट संचालक नफीस का अतीक अहमद गिरोह से पुराना कनेक्शन है। नफीस की बिरयानी शॉप का किचन अतीक अहमद की जमीन पर ही चलता था, जिसे सरकार ने 2020 में बुलडोजर से गिरा दिया था। नफीस के पुराने रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चल चुका है। और उमेश पाल हत्याकांड पर यूपी में राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बता रही है, जो अपराधियों को संरक्षण देती रही है। समाजवादी पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर हमला किया। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार का बचाव किया। प्रतिबद्धता फिर दोहराते हैं। हम अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हम कानून का राज और मजबूत करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में डिजिटल क्रांति के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि तकनीक से गरीबों के जीवन में बदलाव हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। एनसीपी विधायकों ने आज सिर पर प्याज लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। एनसीपी विधायक किसानों को प्याज का उचित दाम देने की मांग कर रहे थे। मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम के अंदर सचिन तेंदुलकर की एक बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। इसी मैदान पर सचिन ने अपना अंतिम मैच खेला था। तृणमूल कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। हैकर ने नाम के अलावा लोगो भी बदल दिया है। हैकर ने अकाउंट का नाम युगा लैब कर दिया। सीबीआई की 5 दिन के रिमांड में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आपको दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहिए था। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी थी। इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई। सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। ऐसी कोई कसौटी नहीं है जिस आधार पर गिरफ्तारी हो। भागने की कोई आशंका नहीं है। जांच या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो दलील यहाँ दे रहे हैं वो आप हाई कोर्ट में भी दे सकते हैं। अगर कोई मामला दिल्ली का है तो इसका मतलब नहीं है कि सारे कानूनी विकल्प छोड़कर आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। इसके बाद सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस लेने की इजाजत मांगी। बेंच जब उठने लगी तो सिंघवी ने कोर्ट से ये भी आग्रह किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए निर्देश दे, जिसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। बेंच इस पर बिना कुछ टिप्पणी किए उठ गई। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया शराब घोटाले में जांच से बचना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी? बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की जनता को शराब की लत में झोंक दिया। एक जागरूकता अभियान चलाएगी पार्टी, जिसमें कि यह भी होगा कि किस प्रकार से
जो युवा पीढ़ी है वो इस षड्यंत्र को समझे और हमारे नागरिक भी इसको समझे। वहीं कांग्रेस ने भी शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर दिल्ली की सियासत गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही बताया। तो इसमें कुछ गलत नहीं किया सीबीआई ने। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड तक भी सीबीआई पहुंचेगी। मेरा मानना है कि दोषी, अपराधी, भ्रष्टाचारी कितने जुगत कर ले, बच नहीं पाएगा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित 16 लोगों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिए हैं, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुआ था। आरोप है कि उस दौरान लालू प्रसाद यादव, उनके रिश्तेदारों और करीबियों ने रेलवे में नौकरी देने की एवज में लोगों से जमीन ली थी। करीब 15 साल पुराने इस मामले में पेशी का समन मिलने के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। राबड़ी देवी ने इसे उनके परिवार को डराने की चाल बताया। डर है ना, लालू जी से डर है। बिहार में लालू जी से डर है, इसीलिए हम लोग को बनना चाहता था। हम बनाए वाला आदमी थोड़ी है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को डराने धमकाने की सियासत कर रही है। इनको बस एक सीबीआई है, उसका डर दिखा करके ये राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अब सब पूरे देश की जनता समझ गई है। बीजेपी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इंसाफ भी होकर रहेगा। जमीन के बदले नौकरी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा। भारत का जो न्यायिक प्रक्रिया है चलता है धीमा लेकिन पिसता है बारीक। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसने इसकी जांच 23 सितंबर 2021 को शुरू की थी और इस घोटाले से जुड़े सबूत मिलने के बाद 18 मई 2022 को आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया था। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव, राबड़ी यादव और उनकी 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दिलवाने के बदले जमीन लेने के आरोप लगे थे। लालू यादव पर अपने परिवार और कंपनी के नाम कई जमीनें लिखवाने का आरोप है। आरोप है कि जमीन के बदले बिहार के कई लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे में नौकरी दी गई थी। इतना ही नहीं, उन नौकरियों के लिए कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था और लोगों के आवेदन करने के महज 3 दिनों के अंदर उनको नौकरियां दे दी गई थी। होली के लिए उत्तर प्रदेश में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सीएम योगी ने होलिका दहन आबादी से दूर करने की सलाह दी है। सीएम योगी का निर्देश है कि कहीं भी अश्लील गाने नहीं बजने दिए जाएं। बरसाना में आज विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। नंदगांव से आए हुरियारों पर ब्रिज की महिलाएं लाठियां बरसाती दिखी। मेरठ पुलिस ने होली में हुड़दंग रोकने के लिए ऑपरेशन मदिरा चलाया। पुलिस ने अभियान चलाकर लतीफपुर गांव में 3 शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। नवी मुंबई के खारकोपर रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई है। इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी लगातार जारी है। देश भर से पर्यटक यहां बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों की मुसीबतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। आईएमएफ से बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पाकिस्तान की सरकार महंगाई में इजाफा करती जा रही है। इस बार पाकिस्तान की सरकार ने बाढ़ की वजह से लोगों के माफ किए गए बिजली के बिल वसूलने का ऐलान किया है। यही नहीं, बिजली के रेट भी बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों से 9 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट की जगह 14 रुपए 24 पैसे प्रति यूनिट की दर से पैसे वसूले जाएंगे।
IMF के कहे मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल करने वालों पर ₹3.82 प्रति यूनिट का अतिरिक्त सरचार्ज भी लगाया जाएगा। बाढ़ के कारण माफ किए गए पिछले साल जून और जुलाई के बिजली के बिल भी लोगों को देने होंगे, जो कि पुराने नहीं बल्कि नए दर से चुकाने होंगे। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। कराची में महंगे बिजली बिल और लोड शेडिंग से परेशान लोगों ने सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने 48 घंटे के अंदर मार गिराया। कश्मीर के ADGP विजय कुमार ने ट्वीट करके ये दावा किया, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने अवंतीपुरा इलाके में कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद मार गिराया। मुठभेड़ के बाद कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हत्यारे के मारे जाने की भी पुष्टि की। मारे गए आतंकी की पहचान पुलवामा के अकीब मुश्ताक भट्ट के तौर पर हुई है। वो पहले हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के लिए काम करता था और बीते कुछ समय से TRF के लिए काम कर रहा था। संजय शर्मा के हत्यारे को मार गिराया गया है। जानकारी के मुताबिक अकीब मुश्ताक भट्ट मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। सबसे बड़ी बात जो है उसमें ये बताया गया है ADGP के द्वारा कि वे जो आकिब थे वो उन्होंने जो हाल ही में एक टारगेट किलिंग हुई संजय शर्मा की, उसके मारने में उनका हाथ था, वो उसमें मुलविस थे। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मुश्ताक के साथी को भी मार गिराया। मारे गए दूसरे आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। इससे पहले पुलवामा के अवंतीपुरा में गश्त पर निकली सुरक्षा बल की टीम पर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि इस हमले में सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। जब इनिशियल फायर फाइट हुई थी उस वक्त 2 सेना के जवान इसमें घायल हुए थे, जिनमें से एक जो है फिर बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया, वो जो है शहीद हुआ है, और दूसरा ICU में अभी एडमिट है। दूसरे जवान का इलाज आर्मी बेस अस्पताल में जारी है। दरअसल संजय शर्मा की हत्या रविवार को उस वक्त कर दी गई थी जब वो पुलवामा जिले के अच्छन इलाके में अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे। 2023 में घाटी में कश्मीरी पंडित की हत्या का ये पहला मामला है। संजय शर्मा की हत्या के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। स्पेन में खेले गए एक इंटरनेशनल T20 मैच में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिसे कोई भी टीम दोहराना नहीं चाहेगी। 26 फरवरी को स्पेन और आयल ऑफ मैन की टीम के बीच खेले गए T20 इंटरनेशनल मैच में स्पेन ने आयल ऑफ मैन को सिर्फ 2 गेंदों में हरा दिया। 20 ओवर यानी 120 बॉल के इस मैच में स्पेन ने आयल ऑफ मैन को 118 गेंद शेष रहते 10 विकेट से रौंद दिया। पहले बैटिंग करने उतरी आयल ऑफ मैन की टीम के सारे बल्लेबाज 8.4 ओवर में सिर्फ 10 रन का स्कोर बना पाए। इनमें भी 7 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। जवाब में उतरी स्पेन की टीम के ओपनर बल्लेबाज ओवैस अहमद ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। इससे पहले T20 क्रिकेट में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग की टीम सिडनी थंडर्स के नाम था। 2022-23 के सीजन में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ सिडनी थंडर्स की पूरी टीम महज 15 रन पर ढेर हो गई थी। वहीं इंटरनेशनल T20 मुकाबले में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड टर्की की टीम के नाम है। 2019 में चेक रिपब्लिक के खिलाफ खेले गए मैच में टर्की की पूरी टीम 21 रन पर पवेलियन लौट गई थी। आपको बता दें कि आयल ऑफ मैन इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच आयरिश सागर के किनारे बसा एक छोटा सा देश है। आयल ऑफ मैन की टीम इससे पहले 16 T20 मैच खेल चुकी है, जिनमें 8 में उसने जीत दर्ज की है। वहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक पत्रकार पर आज बुरी तरह भड़क गए। पत्रकार बाबा और भक्तों के बीच सवाल जवाब के दौरान बीच में सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बेहद गुस्से में दिखे और पहले तो फटकार लगाते हुए कहा कि हम तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। तुम्हारे हमरा ठेका लो का कि तुम्हारे नौकरा हम बैठे। इसके बाद भी बाबा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पत्रकार की भरी सभा में फजीहत कर दी। खड़े मत हो, सीताराम जपो, तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है। तै अपने कक्का हलोले वाले हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है, तै भी कम नहीं है, तै भी प्लांटेड आओ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चल रहे कथा के दौरान नाराज हुए। फटकार के बाद दिल्ली से आए पत्रकार को बाबा ने मंच पर भी बुलाया और फिर पहले उससे आने की वजह और अन्य जानकारी ली। तै भी इधर आजा, आजा ओ बेटा आजा, तै ही आए इधर, किसी और को क्यों, तू ही आ, न कटा ले आ।
जिसके बाद फिर से बाबा ने अपनी तरफ से पर्ची दिखाते हुए पहले तो पत्रकार को उसका इतिहास बताया। हम बेटा बागेश्वर वाले हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। नक्कटा पढ़, ये तेरा इतिहास, ये क्या लिखा है। और उसके बाद बाबा ने पत्रकार को ना भिड़ने की नसीहत दे दी। नक्कटा सारे ठटरी बार दे दी, हमसे मत बिदना तुम, समझ गए? उठ के जाओ। बाबा का गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पत्रकार से मंच पर ही कई बार माफी भी मंगवाई। क्षमा मांग, पहले कान पकड़, कान पकड़ दोनों, पकड़ कान। बेइज्जती करवाना मत आया करो हमारे पास। फरवरी के महीने में बढ़ती गर्मी ने लोगों के साथ सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार फरवरी मार्च के महीने में भीषण गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश के कई हिस्सों में तापमान असामान्य तरीके से बढ़ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को 1 मार्च 2023 से गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों का डेटा बनाने को भी कहा है। इस डेटा में तेज गर्मी का शिकार हो रहे मरीजों और हीट वेव की वजह से होने वाली मौत के आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। ये आंकड़े नेशनल क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के तहत जुटाए जाएंगे, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि किन राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं। साथ ही सभी अस्पतालों को गर्मी से होने वाली बीमारियों की दवाएं, ORS के पाउच और दूसरे सामान का पर्याप्त स्टॉक रखने को भी कहा गया है। सरकार ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि ज्यादा गर्मी होने पर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलें। साथ ही गर्मी, लू लगने या इमरजेंसी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 108 और 102 पर फोन कर मदद मांगने की सलाह भी दी गई है। भारत के बाद अब कनाडा ने भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। सुरक्षा का हवाला देते हुए कनाडा ने चाइनीज ऐप टिकटॉक के खिलाफ ये कदम उठाया है। इससे पहले अमेरिका भी इसी तरह की कार्रवाई कर चुका है। केरल के त्रिशूर जिले के श्री कृष्ण मंदिर को देश का पहला रोबोट हाथी सौंपा गया है। ये हाथी बिल्कुल असली हाथी की तरह दिखता है और बटन दबाते ही अपने कान और सूंड हिलाने लगता है। भारतीय जनसंचार संस्थान के दिल्ली कैंपस में सालाना एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया, जिसके सत्र में कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया। IIMC के वार्षिक कार्यक्रम में 7वें इफ्को इम्का अवार्ड्स के विजेताओं का भी ऐलान किया गया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले पत्रकारों को 1.5 लाख से 50,000 रुपए तक के पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। रूस की आक्रामकता को देखते हुए अब यूक्रेन भी जवाबी हमलों में तेजी ला रहा है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के बूते यूक्रेन की सेना रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है, जिसकी तस्दीक हुई यूक्रेनी सेना के जारी किए गए वीडियो से। दावा किया गया कि इस वीडियो में जिस इमारत को तबाह किया गया उसमें रूस के सैनिक छिपे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वो बच निकलने में कामयाब होते, यूक्रेन की सेना ने इतने रॉकेट दागे कि सब कुछ धुआं हो गया। पूरी की पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई और जो बचा वो सिर्फ इसका मलबा था। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने ड्रोन हमले के वीडियो भी जारी किए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ड्रोन से रूस के टैंकों पर बम गिराए जा रहे हैं और रेड आर्मी को संभलने तक का वक्त नहीं मिल रहा। हालांकि रूस भी खामोश नहीं बैठने वाला, वो भी यूक्रेन पर रुक रुक कर हमले कर रहा है। बाखमुत में तो रूस कुछ ज्यादा ही हमलावर है। यहाँ रूस के लड़ाकू विमान काफी नीचे उड़ान भरते और यूक्रेनी सेना पर बारूद बरसाते नजर आए। फाइटर जेट की गर्जना और बमबारी की आवाज से बाखमुत का पूरा इलाका थर्रा उठा। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से लड़ाकू विमान देने की अपील की। Передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО, сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді. हालांकि इससे पहले भी ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से फाइटर जेट मांग चुके हैं, लेकिन अमेरिका समेत किसी भी देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की बात नहीं की।
पश्चिमी देश भले ही यूक्रेन को लड़ाकू विमान ना दे रहे हों, लेकिन उसे हथियारों की सप्लाई कर रूस को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं। लिहाजा पुतिन ने भी यूरोपीय देशों को चुनौती देने के लिए एक महाप्लान तैयार किया है, जिसका रास्ता समंदर के सैकड़ों फीट नीचे से होकर गुजरता है। दरअसल इस महाप्लान के तहत पुतिन परमाणु क्षमता से लैस घातक पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे हैं, जबकि खबरों के मुताबिक रूस ने 2 नई परमाणु पनडुब्बियों को बनाने में सफलता भी हासिल कर ली है। ये बोरोई क्लास की दोनों अलेक्जेंडर 3 पनडुब्बी इस साल के आखिर तक रूसी नौसेना में शामिल कर ली जाएंगी। ये पनडुब्बी अमेरिका तक मिसाइल हमला करने में सक्षम है। हर पनडुब्बी 16 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को दाग सकती है। रूस का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन सेवमाश परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाता है और इसी ने घातक अलेक्जेंडर पनडुब्बियां भी बनाई हैं, जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो देशों के कान खड़े हो गए हैं। कतर में खेले गए फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद से ही अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के सितारे बुलंदी पर हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना टीम के कप्तान लियोनेल मेसी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। मेसी के साथ ही उनकी टीम के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को फीफा गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्केलोनी को फीफा कोच ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही फीफा ने 2022 में शानदार खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों की 5th प्रो मेंस वर्ल्ड 11 टीम का भी ऐलान किया है और मेसी इतिहास रचते हुए लगातार 16वीं बार 5th प्रो वर्ल्ड 11 में अपनी जगह बना रहे हैं। वहीं मेसी के दूर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 5th प्रो वर्ल्ड 11 में जगह नहीं मिली है। 2006 के बाद ये पहला मौका है जब रोनाल्डो को 5th प्रो वर्ल्ड 11 में जगह नहीं मिली है। एक दिन पहले ही लियोनेल मेसी क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। पीएसजी की तरफ से खेलते हुए मेसी ने 840वें क्लब मैच में 700 गोल्स का आंकड़ा पार किया। मेसी से पहले सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इकलौते फुटबॉलर थे जिसने क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागे हैं। हालांकि 700 गोल का आंकड़ा छूने के लिए रोनाल्डो को 943 मैच खेलने पड़े थे। यहां शेयर बाजार लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 325 अंक नीचे 58,962 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 88 अंक नीचे 17,303 पर बंद हुआ। एसपी विधायक इरफान सोलंकी के बाद अब उनकी संपत्तियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कानपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने इरफान और उनके भाई रिजवान के 4 प्लॉट सीज कर दिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर फिर विवादित बयान दिया। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के कुछ हिस्सों को कचरा बताया। मई जून में इस बार गर्मी कहर बरपा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखी है और गर्मी से होने वाली बीमारियों की निगरानी करने को कहा है। नोएडा के सेक्टर 44 में अचानक जंगल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाती नजर आई।